नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSC 107 की सीरीज शुरू करेंगे। जहां इस सीरीज़ का आज हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ। तो देखिए, वीडियो थोड़ी सी लेंथी रहेगी क्योंकि चैप्टर फर्स्ट ही है और इसमें हम बिल्कुल सीक्वेंस से ना एक एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। यदि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया तो पूरी की पूरी बुक अपने आप ही धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगी। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से हम क्या समझते हैं। तो देखिए, दो से अधिक देशों के बीच वो कौन से कारक हैं जो उनकी रिलेशनशिप को प्रभावित कर रहे हैं। हो सकता है वो राजनीतिक कारक हो, आर्थिक कारक हो, सांस्कृतिक कारक हो, सैन्य कारक हो। ये सारी चीज़ें दो से अधिक देशों के बीच के रिलेशनशिप को प्रभावित करती है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं तो उसका बेस फॉरेन पॉलिसी से निकलता है कि एक देश की फॉरेन पॉलिसी क्या है, एक देश की विदेश नीति क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम ये भी पढ़ते हैं कि कोई एक देश जब कोई निर्णय ले रहा है तो वो निर्णय कैसे, क्या सिर्फ उसी को प्रभावित कर रहे हैं या उस निर्णय का प्रभाव और देशों पर भी पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पढ़ते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स को कौन कंट्रोल कर रहा है। इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कि वो कौन सी संस्थाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों के लिए काम कर रही हैं। तो इतनी सारी चीज़ें और इससे भी बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दायरे में आती हैं, जिसमें से बस मैंने कुछ ही की बात की है यहाँ पर। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन शुरू कब हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो अध्ययन शुरू हुआ है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ है और इसमें एक बहुत बड़ा नाम आपके सामने आएगा, हंस मार्गेंथो का, आने वाले चैप्टरों में। तो ये बात तो रही कि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है क्या। अब हम कुछ घटनाओं की चर्चा कर रहे हैं। इन घटनाओं को बताते बताते आपकी ये प्रस्तावना भी पूरी हो जाएगी और ये घटनाएं आपको सीक्वेंस में समझ में आ जाएंगी। तो देखिए, घटनाओं की शुरुआत करते हैं हम 1914 से। देखिए, पहले पता क्या होता था, पहले इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। उसका रीज़न ये है कि केवल कुछ ही बड़ी महाशक्तियाँ थीं और इन बड़ी महाशक्तियों ने पूरे के पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रखा था। जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने उपनिवेशों पर कब्जा कर रखा था। एशिया की बात की जाए, अफ्रीका की बात की जाए, लतीनी अमेरिका के देशों की बात की जाए, इन सभी देशों पर यूरोप के कुछ ही देशों का दबदबा था जिन्होंने पूरी दुनिया के सभी छोटे छोटे देशों को अपने नियंत्रण में रख रखा था। ऐसे में जब यूरोप में जर्मनी अपनी पावर को गेट करेगा और जर्मनी को पावरफुल देखते हुए ब्रिटेन और फ्रांस आपस में संधियां करेंगे, जबकि पहले वो ब्रिटेन और फ्रांस ही आपस में युद्धरत थे। तो ब्रिटेन और फ्रांस जो पहले आपस में युद्धरत थे, यानी कि आपस में संघर्ष कर रहे थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि जर्मनी एक पावर बने। और जर्मनी की पावर को रोकने के लिए ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा, जिसकी चर्चा हम थर्ड चैप्टर में और भी डीपली करेंगे, जहां हमारे चैप्टर का नाम ही है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो जब पहला विश्व युद्ध होगा 1914 से 18 तक, जिसमें मित्र राष्ट्र जीतेंगे और धुरी राष्ट्र आ जाएंगे, और एक बहुत ही ऐतिहासिक संधि होगी, वर्साई की संधि। इस संधि के बाद ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ हलचलें हो जाएंगी। जर्मनी पर बेमतलब की शर्तें थोपी जाएंगी और उन्हीं शर्तों के परिणाम स्वरूप दूसरा विश्व युद्ध होगा। अब जब ये दूसरा विश्व युद्ध होगा ना, जिसमें 7 बड़ी महाशक्तियाँ होंगी, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, जर्मनी, जापान, इटली, ये जो महाशक्तियाँ होंगी ये इस युद्ध में दावेदारी करेंगी। लेकिन दुर्भाग्य से इस युद्ध में धुरी राष्ट्र हार जाएंगे, यानी कि जर्मनी, जापान, इटली हार जाएंगे और मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन और फ्रांस तबाह हो जाएंगे। ऐसे में विश्व की राजनीति बदल जाएगी और यहीं से शुरू होगा इंटरनेशनल रिलेशनशिप का अध्ययन। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप कब बनती है? जब आप स्वतंत्र हो ना। जब आप स्वतंत्र नहीं है तो रिलेशनशिप क्या आएगी? तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व में बहुत सारे देश आज़ाद हुए और भारत भी उनमें से एक था, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस की पकड़ना अपने उपनिवेशों पर बहुत ढीली पड़ गई थी। इसके अलावा बड़ी बड़ी महाशक्तियों ने यह भी सोचा कि युद्ध हो क्यों नहीं है। अगर युद्ध में मानव जाति का संहार हो गया तो हम शासन किस पर करेंगे? तो शासन करने के लिए प्रजा भी तो होनी चाहिए।
ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय शांति की नई व्याख्याएं दी जाने लगी और अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थापित करने के प्रयास भी किए जाने लगे। तो जब अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थापित करने के प्रयास किए जाने लगे तो बड़े पैमाने पर उपनिवेश आज़ाद हुए और इसी प्रक्रिया को हम बोलेंगे वी उपनिवेशीकरण, यानी कि जो गुलाम देश आज़ाद हो रहे थे इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, वी उपनिवेशीकरण। यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो पहली प्रक्रिया हुई वो हुई वी उपनिवेशीकरण, बड़े पैमाने पर देश आज़ाद हुए। दूसरी प्रक्रिया ये हुई कि पूरी दुनिया में दो महाशक्तियां रह गई, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। कौन रह गया, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। आगे चलकर इन दोनों के बीच में एक प्रतिद्वंदिता चली कि मैं ताकतवर या मैं ताकतवर, यानी कि मेरी विचारधारा ज़्यादा प्रभावशाली है या मेरी। अमेरिका की विचारधारा थी पूंजीवादी और सोवियत संघ की विचारधारा थी साम्यवादी। पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधाराओं के बीच में जो ये संघर्ष चला, अंत में इस संघर्ष में पूंजीवाद की विजय हुई, यानी कि अमेरिका का दबदबा साबित हो गया और सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ जो कि 1917 में बनना शुरू हुआ था, ऑफिशियली 1920, और 15 देशों का एक ग्रुप था और आगे चलकर बहुत सारे देश में शामिल हो गए। तो सोवियत संघ का विघटन, अमेरिका की जीत, इसने पूरे विश्व की राजनीति को पूरी तरीके से पलट दिया। तो अब तक सीक्वेंस में हम चले 1914 से 18 पहला विश्व युद्ध, 1939 से 45 तक दूसरा विश्व युद्ध और 45 से 90 तक की जो राजनीति थी वो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में चलती है इंटरनेशनल लेवल पर। 1990 के बाद जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो पता क्या होता है, विश्व में नई नई महाशक्तियों का उदय होता है। एक बार फिर से पूरे विश्व में ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना जैसी महाशक्तियाँ आगे बढ़ती हैं और भारत भी इन महाशक्तियों की होड़ में शामिल हो गया। इसके अलावा जापान जैसे देश भी टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे बढ़ गए हैं और ऐसे में विश्व आज बहुध्रुवीय हो गया है। तो देखिए, विश्व में जब एक महाशक्ति होगी तो हम बोलेंगे विश्व एक ध्रुवीय है, विश्व में जब दो महाशक्ति होंगी तो हम कहेंगे विश्व दो ध्रुवीय है, और जब हम बात करेंगे कि विश्व में बहुत सारी महाशक्तियाँ हैं तो हम कहेंगे विश्व बहुध्रुवीय है। तो ये सीक्वेंस आप अपने माइंड में रखना, तब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को और अच्छे से लिख पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे आपकी प्रस्तावना भी खत्म होती है और यहाँ पर मेरा इंटरनेशनल रिलेशनशिप का इंट्रोडक्शन भी खत्म होता है। वीडियो अगर आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिला रहे। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको रहे, और इसके साथ साथ आपका सपोर्ट और वीडियो डालने के लिए हमें प्रेरित करें। अब देखिए, आगे हमारे चैप्टर में ये बताया गया है कि वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सामने क्या चुनौतियां हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समकालीन चिंताएं क्या हैं। तो जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समकालीन चिंताएं पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे, जो हमारे चैप्टर में बताया गया है, सबसे पहले बताया जाएगा कि राष्ट्र राज्य का स्वरूप कैसे आज बदल गया है। इसके साथ साथ हम यही पढ़ेंगे कि विश्व की राजनीति में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे कि आर्थिक चुनौतियाँ क्या हैं और यूएनओ जैसी जो संस्थाएँ हैं, इन संस्थाओं में किन बदलावों की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम संरचनात्मक परिवर्तन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्र राज्य का स्वरूप आज बदल गया है। देखिए, पता क्या होता था, हालांकि राष्ट्र राज्य क्या होते हैं इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये थ्योरी का विषय है, तो हम थ्योरी में इसकी बात करेंगे। यहाँ पर मैं ये बात बताता हूँ आपको कि पहले पता क्या होता था, राष्ट्र राज्य था ही नहीं। राष्ट्र राज्य का मतलब है एक ऐसा क्षेत्र जिसकी अपनी सीमाएं होंगी और उस पर एक शासन होगा और वो अपने एक कल्चर से प्रेरित होगा, लेकिन पहले ऐसा था ही नहीं। विश्व की कुछ महाशक्तियाँ थीं जिन्होंने पूरे विश्व को अपने दबदबा कर रखा था। ऐसे में एक महाशक्ति निर्णय लेती थी और बाकी पूरा विश्व प्रभावित हो जाता था। लेकिन पता क्या हुआ, दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीज़ें बदल गई, राष्ट्र राज्य की प्रकृति भी बदल गई। आज पूरा विश्व पता है एक दूसरे पर निर्भर है। ऐसे में जो बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ भी हैं ना, वो भी कोई डिसीजन लेने से बचती हैं। आज जो विश्व एक दूसरे पर निर्भर है, परस्परता का जो युग है, तो ऐसे में कोई राष्ट्र चाहे कितना ही पावरफुल हो, फिर उसे अपने आप को ना संयम करना पड़ेगा, अपनी शक्तियों को काबू रखना पड़ेगा। क्योंकि यदि एक देश को हमला करता है तो हो सकता है उस देश से जो उसे लाभ मिल रहा है वो ना मिले, क्योंकि आज का युग ना आर्थिक संबंधों का युग है, जबकि पहले का युग था सैनिक संबंधों का युग। पहले जो सेना जिसकी ज़्यादा पावरफुल थे ना, वो अपने हिसाब से काम करता था, लेकिन आज मानवता की बात होती है। आज कोई देश परमाणु हथियार तो बना ले रहा है, लेकिन वो परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं कर सकता। आप देख लीजिए, रूस और यूक्रेन की युद्ध इतने दिनों से चल रहा है, लेकिन क्या रूस ने परमाणु बमों का प्रयोग कर लिया? तो यानी कि राष्ट्र राज्य की जो पावर हो पहले के मुकाबले आज कम हुई है। तो पहला परिवर्तन ये आया है।
1950 के बाद जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। विउपनिवेशीकरण का मतलब क्या था कि 1950 के बाद जो छोटे छोटे देश थे, जो पहले ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य महाशक्तियों के गुलाम थे, वो आज़ाद होने शुरू हुए। तो ऐसे में जो नए देश आज़ाद हुए, इन्होंने पूरे विश्व की राजनीति में पूरे विश्व के नक्शे को बदल दिया। अब जो ये देश आज़ाद हुए, ये अधिकतर अल्प विकसित देश थे और इनके सामने पहली समस्या थी अपना विकास कैसे करें। ऐसे में कुछ देशों ने अपना विकास कर लिया। चीन जैसे देश आज विकसित देशों की श्रेणी में आ रहे हैं, भले ही वो अपने नाम के आगे विकासशील लगाए। भारत भी विश्व की एक बहुत बड़ी शक्ति बनता जा रहा है। तो ऐसे में जो आज पूरी दुनिया है वो नई नई आर्थिक और सांस्कृतिक चुनौतियों का सामना कर रही है। इसके साथ ही साथ आगे क्या बताता है चैप्टर, आगे आपको ये बताता है कि आर्थिक विकास आज हर एक देश की क्या है, अनिवार्यता है। और हर एक देश अपने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नए नए तरीके से अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित कर रहा है। हर एक देश का सबसे पहला टारगेट होता है विकास का लक्ष्य हासिल करना। और ऐसे में कई बार पता है वो क्या करता है, क्षेत्रीय आधार पर समूह का निर्माण भी करता है। जैसे भारत सार्क समूह में है। ऐसी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का जो ग्रुप है वो आसियान है। तो कहीं ना आज ग्रुप वाली जो पॉलिटिक्स है वो ज़्यादा हावी है। इसके साथ साथ और भी कुछ समस्याएं हैं। समस्याएं ये हैं कुछ कि जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, हिंद महासागर के जो देश हैं वो अधिकतर स्वतंत्रता की मांग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के नाम पर ये जो तटीय राज्य हैं ये स्वतंत्रता की डिमांड करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की ज़रूरतों को साझा करने के लिए सभी देशों को टेक्नोलॉजी की आयात की ज़रूरत है। ऐसे में छोटे छोटे देशों के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो इन टेक्नोलॉजी को अपने देश में लगा सकें। बड़े देशों के सहयोग के बिना यहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं लग सकती। इसके अलावा बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, वैश्विक निर्भरता है, विश्व शांति के प्रति जो प्रतिबद्धता है, युद्ध का सहारा लेने की जो अक्षमता है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से विश्व की राजनीति को प्रभावित कर रही हैं। तो ये तो बात रही राष्ट्र राज्यों की भूमिका में परिवर्तन, यानी कि पहले जहाँ कुछ शक्तिशाली देश मिलकर निर्णय ले लेते थे, आज वो डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो चुकी है। आज हर एक देश राजनीति में अपनी भूमिका अदा कर रहा है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं जटिल हो चुकी है, वो कहीं ना कहीं उलझ चुकी है। देखिए, ये हम बहुत संक्षेप में बात कर रहे हैं। जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं तो लेक्चर ख़त्म ही नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ समय सीमा को ध्यान में रखकर बात करें तो कुछ चीज़ें रह भी सकती हैं, लेकिन आपके कोर्स की तो चीज़ें डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएंगी। आपके कोर्स का कुछ नहीं रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जो बताने वाली चीज़ें हैं वो इस लेक्चर में जरूर रह जाएंगी, तो वो थोड़ा सा आप कोऑपरेट करेंगे। अब हम बात करते हैं कि विश्व की राजनीति में संरचनात्मक परिवर्तन क्या हुए। तो विश्व की राजनीति में संरचनात्मक परिवर्तन ये हुए कि पहले पूरे विश्व में दो महाशक्तियाँ थी, ब्रिटेन और फ्रांस। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये महाशक्तियाँ तबाह हो गई और फिर से दो नई शक्तियों का उदय हुआ, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले दो महाशक्तियाँ बताइए, तो आप क्या बताओगे? ब्रिटेन और फ्रांस। लेकिन आपसे कोई पूछे कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियाँ बताइए, तो आप क्या बताओगे? अमेरिका और सोवियत संघ। इंट्रोडक्शन में हमने बात कर ली थी, अमेरिका की विचारधारा कौन सी थी? पूंजीवादी। अमेरिका पूंजीवाद की तरफ चल रहा है, लोकतंत्र को बढ़ावा देने की बात करता है, उदारीकरण की बात कर रहा है, निजीकरण की बात कर रहा है, वैश्वीकरण की बात कर रहा है, कुल मिलाकर निजी सेक्टर को बढ़ावा दे रहा है। जबकि सोवियत संघ क्या कह रहा है? सोवियत संघ कम्युनिज्म को बढ़ावा दे रहा है, साम्यवाद को बढ़ावा दे रहा है, सरकारी तंत्र को बढ़ावा दे रहा है, निजीकरण का विरोध कर रहा है। ऐसे में दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, क्योंकि अगर कोई पूंजीवादी देश साम्यवाद को अपनाता है तो कहीं ना कहीं ये औद्योगिक घरानों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। तो ऐसे में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो ये संघर्ष चलता है, ये शीत युद्ध चलता है। यानी कि दूसरे विश्व से पहले अमेरिका और ब्रिटेन, और माफ़ कीजिएगा ब्रिटेन और फ्रांस, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ। अब ऐसे में अमेरिका कुछ ग्रुप बनाएगा, जैसे नाटो, सीटो, सेंटो। ये सैन्य ग्रुप होंगे कि अगर किसी एक पर भी हमला होता है तो सभी इसके मिलकर जवाबी कार्रवाई करेंगे। ऐसी सोवियत संघ भी एक ग्रुप बना देगा, वार्सा। इसमें वो कहेगा कि अगर हमारे देश पर भी किसी पर भी एक भी हमला हुआ तो हम भी मिलकर क्या करेंगे? कार्रवाई करेंगे। ऐसे विश्व दो ध्रुवीय हो गया। यानी कि 1945 से लेकर 1990 तक का जो विश्व था वो दो ध्रुवीय था, यानी कि इसमें दो महाशक्तियां थीं। लेकिन समय बीता, कई बार शीत युद्ध की प्रकृति में अमेरिका कमजोर हुआ और कई बार सोवियत संघ कमजोर हुआ। अमेरिका के कमजोर होने की वजह यह थी कि अमेरिका के ग्रुप के कुछ देशों ने इसको समर्थन देना बंद किया, लाइक दैट फ्रांस।
तो वहीं सोवियत संघ के कमज़ोर होने की वजह ये थी कि सोवियत संघ के कुछ देशों ने उसको समर्थन बंद किया, जैसे कि चाइना। चाइना देखिए जब आज़ाद हुआ ना 1949 में जब चाइना आज़ाद हुआ तो उसने सोवियत संघ का दामन थामा, लेकिन 1970 के बाद वो अमेरिका से मिल गया, तो ऐसे में सोवियत संघ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। तो विश्व की राजनीति में पहला परिवर्तन क्या आया कि ब्रिटेन और फ्रांस से सत्ता निकलकर किसके पास चली गई, अमेरिका और सोवियत संघ के पास। फिर पता क्या पहला परिवर्तन ये आया। दूसरा परिवर्तन पता क्या आएगा, दूसरा परिवर्तन ये आएगा कि आगे चलकर चीन, जापान, जर्मनी, भारत, यूरोपीय यूनियन ये एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उदय होंगे। तो जहां पहले जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति थी वो अमेरिका और सोवियत संघ के चक्कर लगा रही थी, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ और महाशक्तियां उभरकर सामने आएंगी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुध्रुवीयवाद शुरू हो जाएगा, यानी कि बड़ी और भी अन्य महाशक्तियों का उदय शुरू हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, 20वीं सदी आएगी और ये बहुत नाटकीय सदी होगी। कौन सी, 20वीं सदी। 20वीं सदी का यानी कि अंत। 20वीं सदी पूरी नाटकीय है, पहला विश्व युद्ध भी यहीं हो रहा है, दूसरा विश्व युद्ध भी यहीं हो रहा है, शीत युद्ध भी हो रहा है, लेकिन 20वीं सदी का जो अंत है ये और भी ज़्यादा नाटकीय है, ये और भी ज़्यादा रोमांचक है। क्यों, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो जाएगा 25 दिसंबर 1991 में। अब जब सोवियत संघ का विघटन होगा तो सोवियत संघ के नियंत्रण में जितने भी देश थे वो भी आज़ाद हो जाएंगे। तो ऐसे विश्व में फिर से बहुत सारे देश क्या होंगे, आज़ाद होंगे। उनके सामने एक समस्या क्या आएगी कि अपना विकास कैसे किया जाए। अब सोवियत संघ का विघटन होगा तो वार्सा पैक्ट खत्म हो जाएगा, पूरे विश्व को अमेरिका अपना दबदबा दिखा देगा कि पूरे विश्व में अब कौन सी पावर है, सिर्फ अमेरिका। लेकिन अमेरिका के सामने भी कुछ चुनौतियां हैं। अमेरिका के सामने चुनौतियां हैं गुटनिरपेक्षता वाले देश। तो यानी कि जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में विश्व की राजनीति में परिवर्तन आ रहे हैं वो परिवर्तन ये आ रहे हैं। पहले ब्रिटेन और फ्रांस के पास सत्ता है, अब ब्रिटेन और फ्रांस सत्ता निकलकर अमेरिका और सोवियत संघ के पास जा रही है। अमेरिका और सोवियत संघ के बाद विश्व में कुछ और देश जैसे जापान, जर्मनी, चीन, भारत, यूरोपीय यूनियन, ब्राज़ील, रशिया, अब ये बड़ी महाशक्ति बन रहे हैं। तो विश्व अब बहुध्रुवीय हो चुका है। अब 21st सेंचुरी आती है। 21st सेंचुरी में इंटरनेशनल रिलेशनशिप और ज़्यादा उलझ गई। अब जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप उलझी, इसमें पता क्या हुआ, बड़े बड़े ग्रुप बनने लगे। अब जो ये सदी थी इसमें रूस, चीन, जापान, यूरोपीय संघ, भारत, ब्राज़ील जैसे देश, इसके अलावा G20 के जो देश थे, G20 के जो देश थे, इन सब ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाने लगे और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो फैसले लिए जाते हैं उसमें अपनी पैठ बिठानी शुरू कर दी। इसके साथ साथ अब आतंकवाद जैसी जो समस्याएं थीं इस पर विचार विमर्श करना शुरू कर दिया गया। इसके अलावा अमेरिकी प्रभुत्व को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर गुटबंदी शुरू हुई। ब्रिक्स जैसे संगठन शुरू हुए। ब्रिक्स में देखिए पहले ब्रिक था जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना था। फिर इसमें साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया और ये ब्रिक्स बन गया 2010 में। 2009 में ब्रिक था और 2010 में क्या बन गया, ब्रिक्स। तो इस प्रकार से संगठनों का उदय हो गया। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में जो आतंकवादी घटना घटी जिसमें अमेरिका के 4 विमान हाईजैक कर लिए गए और इन चारों का रुख अमेरिका की तरफ कर दिया गया। 3000 से भी ज़्यादा लोग अमेरिका में मारे गए इस घटना में। इसे हम 9/11 की घटना कहते हैं। तो अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, आतंकी ठिकानों पर छापेमारी की। तो हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो राष्ट्र राज्य की भूमिका बदली है, एक परिवर्तन वो आया है और एक परिवर्तन विश्व की राजनीति में संरचनात्मक परिवर्तन आया है, जिसे हम सत्तावादी परिवर्तन भी कह सकते हैं। तो आई होप सो वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। बहुत ही लाइटली समझाने की कोशिश आपको की जा रही है। आगे चैप्टर में आर्थिक परिवर्तनों की बात की गई है। तो देखिए आर्थिक परिवर्तन क्या है, क्या आर्थिक परिवर्तन आए हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। तो पहले जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे ना आर्थिक, उसमें 2 तरीके से थे। एक महाशक्ति होती थी जिसे हम ये कहेंगे कि वो पूंजीवाद का प्रचार प्रसार कर रही है, जबकि दूसरा बेचारा देश होता था जिससे कच्चे माल को ले जाया जाता था। ऐसे में दूसरा देश उपनिवेश हो जाता था और बड़ी महाशक्ति उसका शोषण करती थी। लेकिन पता है दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये चीज़ें बदल गईं। कारपोरेट सेक्टर का विकास हुआ और वैश्वीकरण की शुरुआत हुई। वैश्वीकरण का मतलब है विश्व को व्यापार के जरिए जोड़ता हुआ एक जाल। आज पूरे विश्व को ना वैश्वीकरण ने गांव के रूप में बदल दिया है कि विश्व के किसी एक कोने में होने वाली घटना पूरे विश्व को आज प्रभावित कर रही है। वैश्वीकरण ने आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से पूरे विश्व को जोड़ दिया है। आज अगर किसी देश में मंदी आ जाए ना तो पूरे विश्व को प्रभावित कर देती है। किसी देश में महामारी फैल जाए वो पूरे विश्व में लॉकडाउन लगवा देती है, कारण वैश्वीकरण।
तो पूरे विश्व में अगर कोई भी निगेटिविटी आ रही है तो पूरे विश्व में फैल जाएगी, और पॉजिटिविटी आ रही है तो भी पूरे विश्व में फैल जाएगी। आज टेक्नोलॉजी का जो युग है, ये टेक्नोलॉजी के जो हर एक व्यक्ति यूज़ कर ले रहा है, वो किसकी वजह से? वैश्वीकरण की वजह से। आज स्वतंत्रता, सबका विकास, सतत विकास के नाम पर वैश्वीकरण ने विकसित और विकासशील देशों के बीच में अंतर को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन वैश्वीकरण का जो निगेटिव इफेक्ट है वो ये है कि अमीर देश तो अमीर होते जा रहे हैं और गरीब देश गरीब होते जा रहे हैं। वैश्वीकरण के नियम ही ऐसे बने हैं कि जिससे विकसित देशों को ही लाभ हो रहा है। विश्व का बहुत सारा पैसा केवल कुछ ही देशों पर केंद्रित होता जा रहा है, जबकि अन्य देश बेचारे गरीब के गरीब बने हुए हैं। तो जो आर्थिक परिवर्तन है उसमें वैश्वीकरण ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो वैश्वीकरण क्या है? तो वैश्वीकरण ये है कि विश्व को व्यापार के जरिए जोड़ देगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को ख़त्म कर देगा, बड़े बड़े संगठनों का उदय होगा और पूंजीवादी सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। पूरा विश्व एकजुट हो जाएगा और सबके विकास की बात की जाएगी। लेकिन फिर भी अमीर देश अमीर होते जाएंगे और गरीब देश गरीब होते जाएंगे। ये तो बात रही आर्थिक परिवर्तनों की। दूसरी बात ये आई कि उभरते क्षेत्रीय आर्थिक समूह। तो देखिए, हर एक देश को रियलाइज़ हो गया कि वो अकेले अपना विकास नहीं कर सकता। ऐसे में जो पड़ोसी देश थे उनके साथ मिलकर कुछ देशों ने ग्रुप बनाए, और कुछ ऐसे भी ग्रुप बने जो पड़ोसी देशों के तो नहीं थे लेकिन अलग अलग देशों के बड़े बड़े ग्रुप थे वो। जैसे कि एक ग्रुप है, हम बात करते हैं आसियान की। आसियान की जब हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1967 में हुई, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ब्रुनई दारुस्लाविया और म्यांमार शामिल थे। इसका उद्देश्य पता क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि हम सब मिलकर व्यापार को बढ़ावा देंगे और अपने आर्थिक विकास को तेज गति से फैलाएंगे। ऐसी सोवियत संघ के विघटन के बाद एक ग्रुप बना यूरोपीय यूनियन। यूरोप में यूरोपीय यूनियन का भी निर्माण का उद्देश्य यही था कि यूरोप के जितने भी देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था डामाडोल हो चुकी है युद्धों से, अब उसकी अर्थव्यवस्था को हम बढ़ावा देंगे। यूरोपीय यूनियन ये माना जाता है कि अमेरिका के लिए बहुत खतरा है, और अभी वर्तमान में ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से निकल चुका है। तो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो आर्थिक परिवर्तन आया उसमें दूसरा परिवर्तन ये है कि आज क्षेत्रीय समूह उभर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि हर देश आज ये रियलाइज़ कर चुका है कि वो अकेले विकास नहीं कर सकता। तो अगर आपको तेज गति से आर्थिक विकास करना है, औद्योगिक विकास करना है, तकनीकी क्षेत्र में विकास करना है, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा? ग्रुप बनाने होंगे। और ऐसे एक ग्रुप का उदाहरण क्या बताया मैंने आपको? यूरोपीय यूनियन, जो कि यूरोपीय देशों का ग्रुप है। ठीक है, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इसकी विशेषता यह है कि साझी संस्कृति है, इसकी साझी पहचान है, एक ही झंडा है, एक ही राष्ट्रगान है, और इसकी मुद्रा चलती है यूरो। लेकिन यूरो को लेकर कई बार विरोध भी रहता है। और मैंने दूसरा आपको ग्रुप बनाया, एक आसियान। ऐसी भारत जिस ग्रुप का सदस्य है वो पता कौन सा है? सार्क, यानी कि दक्षेश, जिसमें भारत और उसके पड़ोसी देश हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब 7 देश थे पहले, अब 9 हैं। इसके अलावा ऐसी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो ग्रुप है वो ओपेक है। ओपेक क्या है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक ग्रुप है। ऐसी एक है AU, अफ्रीकी संघ का ग्रुप है। ऐसी अरब लीग है, ऐसी नाफ्टा है, ऐसी G8 है, G15 है, G20 हैं। तो ये बड़े बड़े ग्रुप आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो आर्थिक परिवर्तनों में वैश्वीकरण के बारे में आप समझ गए, उभरते हुए क्षेत्रीय आर्थिक समूहों के बारे में पता चल गया आपको, और तीसरी हेडिंग इसमें है वित्तीय संकट, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि आज आर्थिक परिवर्तनों की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि अगर पूरे विश्व में किसी भी कोने पे मंदी की घटना घटती है तो पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लेगी। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, महंगाई आपको दिखाई देगी। तो कह रहा है, उदाहरण देता है कि 2007-8 में दुनिया में एक बहुत बड़ी मंदी आई थी। जितने ही विकसित देश थे, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, कनाडा, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्थाएं बड़े पैमाने पर मंदी का शिकार हो गई। बैंक और बीमा कंपनियां और अन्य संस्थान विफल हो गए। ऐसे में परिणाम क्या रहा? मुद्रास्फीति बढ़ गई, यानी कि मुद्रा अवमूल्यन हुआ और महंगाई बहुत तेज गति से बढ़ी। औद्योगिक विकास निगेटिव हो गया, नौकरियों की कमी आ गई और बढ़ती बेरोजगारी हो गई। तो अगर विकसित देश में मंदी आएगी तो पूरे विश्व में हाहाकार मच जाएगा। और परिणाम आप देख भी रहे हो, कोविड के बाद जो ये मंदी आई है, कितने लोग बेरोजगार हुए। भले ही हम आंकड़ों को छुपाएं, अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई, हर तरफ महंगाई की मार गरीब झेल रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है आज। इसके अलावा एक परिवर्तन और है कि 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, चीन और भारत की अर्थव्यवस्थाएं धीमी गति से वृद्धि कर रही हैं। विकसित देश बहुत सारे उपाय कर रहे हैं, जैसे बैंक और बीमा कंपनियों को लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं, ब्याज दरों में कटौती करते रहते हैं। G7 और G20 के देश, इसके अलावा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे जो संस्थान हैं, ये मंदी की स्थिति से निपटने की कोशिश कर रहे हैं।
आगे चैप्टर में यूएनओ में परिवर्तन की ज़रूरत के बारे में बताया गया है। तो देखिए, पहले मैं आपको यूएनओ के बारे में बताता हूँ। हुआ क्या था कि 1914 से 18 तक पहला विश्व युद्ध हुआ, यानी कि 1914 टू 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। इस विश्व युद्ध के बाद ये सोचा गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पावर होनी चाहिए जो युद्धों को रोके, और इसके लिए लीग ऑफ नेशंस का निर्माण किया गया, यानी कि राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध पहले विश्व युद्ध से भी ज़्यादा खतरनाक हुआ और परमाणु बमों का प्रयोग भी किया गया। तो ऐसे में राष्ट्र संघ अपना काम नहीं कर पाया, यानी कि लीग ऑफ नेशंस अपना काम नहीं कर पाया, और लीग ऑफ नेशंस को समाप्त करके संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया, यानी कि यूएनओ का निर्माण किया गया। यूएनओ का निर्माण 24 अक्टूबर 1945 को किया गया। उस समय इसमें 51 देश थे। यूएनओ को ये कार्य सौंपा गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए संगठन काम करेगा। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी, बेरोजगारी, महामारी, इन सब से निपटने में भी ये संस्था काम करेगी। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जो पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करेगी। और उसमें कितने देश हैं? इसमें 51 कंट्री हैं। आज 193 कंट्री है यूएनओ में। अब यूएनओ के ना बहुत सारी ब्रांचेस बनाई गई जो इसके लिए काम करेंगी, जैसे कि महासभा, सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, इंटरनेशनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि सचिवालय, न्यायशीता परिषद, ठीक है भाई, और सामाजिक आर्थिक परिषद। ये इसकी 6 ब्रांचें हैं। अब बात यह आती है कि क्या यूएनओ अपना काम सही से कर पाया? क्या वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित कर पाया? क्या वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार जैसी समस्याओं को हल कर पाया? तो यहाँ पर यही बात आती है कि यूएनओ में थोड़े से परिवर्तन की ज़रूरत है। तो उनमें से सबसे पहले जो परिवर्तन की ज़रूरत है वो ये है कि यूएनओ जो निर्णय ले रहा है उस निर्णय में केवल विकसित देशों का दबदबा दिख रहा है हमें, कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन, ABCFR, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया आज के टाइम पे, पहले सोवियत संघ और अब रशिया, ये 5 देश को वीटो पावर दी गई है। इन 5 देशों को क्या दी गई है? वीटो पावर दी गई है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अगर ये किस चीज़ के लिए मना करते हैं तो काम नहीं होगा। तो सिक्योरिटी काउंसिल में 15 देश हैं, 15 में से 9 की हाँ चाहिए, 5 फिक्स होते हैं, 10 अनफिक्स्ड होते हैं। 5 फिक्स में अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया हैं। ऐसे में बात ये आती है जब यूएनओ का निर्माण हुआ था तब भी ये, उसके बाद पहले 4 और फिर बाद में चाइना को जोड़ दिया गया जब चाइना परमाणु बना लिया उसने तब। तो बात ये आती है कि वीटो पावर वाले देशों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ना। पहला सुधार तो ये होना चाहिए। यूएनओ में परिवर्तनों की ज़रूरत है। सबसे पहले परिवर्तन की ज़रूरत ये है कि जो 5 देश हैं वीटो पावर वाले, इनकी संख्या बढ़ानी चाहिए। दूसरी सुधार की ज़रूरत ये है कि जो छोटे छोटे देशों में युद्ध होते हैं इसमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अगर यूएनओ इतना सफल रहा तो भारत पाकिस्तान के 4 बार युद्ध हुए हैं, भारत चाइना का युद्ध हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पर इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष हम सभी जानते ही हैं। चीन ने किस प्रकार से ताइवान और तिब्बत को अपने नियंत्रण में रखा ये बात हम जानते ही हैं। रशिया यूक्रेन का क्या हाल कर रहा है इस बात हम जानते हैं। इजराइल का जो संघर्ष हुआ, क्यों नहीं यूएनओ वहां पर प्रभावशाली तरीके से काम कर पाता? तो ऐसे में जब आज यूएनओ में 193 देश हो गए हैं तो ऐसे में बात ये बनती है कि वीटो पावर वाले देशों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। और इतने जो संघर्ष मैंने गिनाए, इन संघर्षों को शुरुआत में समाप्त कर देना चाहिए। 6-6 महीने, 8-8 महीने संघर्ष चल रहे हैं, हजारों लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, अर्थव्यवस्थाएं डामाडोल हो जा रही हैं। तो यूएनओ उस समय क्या कर रहा है? तो यूएनओ के जो फैसले हैं वो इस प्रकार से लेने पड़ेंगे कि उसके फैसलों पर केवल बड़े बड़े देशों का छाप ना दिखाई दे, बल्कि छोटे देशों के लिए भी उसे फैसले लेने पड़ेंगे। यूएनओ के सामने देखिए और क्या चुनौती है, ये सब मैंने बता दिया आपको। यूएनओ के सामने जो अगली चुनौती है वो चुनौती ये है कि परमाणु प्रसार को कम कैसे करें। तो देखिए, यूएनओ जब बना तो उसके चार्टर का एक उद्देश्य ये भी था कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्त्र नियंत्रण करेगा, शस्त्रों की होड़ को कम करेगा, परमाणु बम बनाने की जो होड़ मची थी उसे समाप्त करेगा। लेकिन यूएनओ यहाँ सफल नहीं हो पाया। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक होड़ चली और बड़े पैमाने पर दोनों ने धुआंधार परमाणु बम बनाए। इसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने भी और चाइना ने भी। शुरुआत में ये 5 ही देश परमाणु संपन्न देश थे। ऐसे में जब ये परमाणु संपन्न देश 5 हो गए तो ये लगा कि अगर पूरे विश्व के पास परमाणु बम बन गए तो युद्ध में कितना नरसंहार होगा, इसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये निर्णय लिया गया कि ये 5 देश तो परमाणु संपन्न हैं, अब बाकी देश परमाणु निर्माण नहीं करेंगे। और इसके लिए एक संधि की गई, NPT, न्यूक्लियर प्रोहिबिटेड ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि। लेकिन भारत जैसे देशों ने इस संधि को मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा देखो भाई,
या तो सभी देश अपने परमाणु बमों को समाप्त करें, वरना फिर ये 5 देश ही क्यों, अन्य देशों को परमाणु बमों से बनाने से रोकने का मतलब यह है कि ये 5 देश पूरे विश्व की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, और बात सही भी तो है, इसलिए भारत ने इन संधियों पर हस्ताक्षर नहीं किए। अब ऐसे में समय समय पर संधियां होती गई, जैसे LTBT, CTBT, PTBT, SALT-1, SALT-2, START-1, START-2, ऐसी कई संधियां हुई, कई बातचीत हुई, और UNO के अधिवेशन में कई बार ये बात हुई कि हम परमाणु को क्या करेंगे, नियंत्रण करेंगे। लेकिन आज भी ये चुनौती बनी हुई है कि जो ये परमाणु संपन्न देश हैं और बड़े पैमाने पर जो परमाणु और भी संपन्न देश होते जा रहे हैं, जैसे भारत ने आगे चलकर परमाणु बम बनाया, पाकिस्तान ने भी परमाणु बम बनाया, इजराइल भी परमाणु संपन्न देश है, ईरान भी परमाणु संपन्न देश है, नॉर्थ कोरिया भी परमाणु संपन्न देश है। तो ये जो परमाणु को रोकने की बात कर रहे हैं और अलग स्तर पर परमाणु का प्रचार प्रसार भी हो रहा है, ऐसे में तो विश्व एक खतरे पर बैठा हुआ है कि कब युद्ध हो, कब परमाणु बमों का प्रयोग हो और एक बड़ी मानव जाति काल के मुंह में चली जाए। तो यूएनओ के सामने ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि परमाणु के प्रसार को कैसे रोके, परमाणु हथियारों को कैसे कम करे। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब बात आती है कि और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। ये तो युद्ध की समस्या रही, तो जो युद्ध की समस्या है उसे हम पारंपरिक खतरा कहते हैं। गैर पारंपरिक खतरों में यूएनओ के सामने एक नई चुनौती आई है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जिसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। आज क्या हो रहा है, सीमा पर आतंकवाद, धार्मिक आतंकवाद, कट्टरपंथी आतंकवाद, नार्को आतंकवाद, कश्मीर, चेचन्या, सर्बिया, रवांडा, श्रीलंका, वाशिंगटन, लंदन, पेरिस, मुंबई, दिल्ली, कई स्थानों पर आतंकवाद की कई सारी घटनाएं घट चुकी हैं, जिसने मानव जाति के ऊपर इतना अत्याचार किया और इतना भय का माहौल पैदा कर दिया है, जिसमें मानवता शर्मसार हो चुकी है। ISIS जैसे बड़े बड़े संगठन, तालिबान और अलकायदा जैसे संगठन, अफगानिस्तान में देख लीजिए तालिबान क्या कर रहा है। तो जो ये आतंक है, आतंक का मतलब ही होता है भय का माहौल पैदा करना। तो आतंकवाद की जो समस्या है, इसने पूरे विश्व को आज प्रभावित किया है और यूएनओ को इस खतरे से निपटने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। जहां पर एक आतंकी घटना का जिक्र यहाँ किया गया है कि 11 सितंबर 2001 को, यानी कि 9/11 की जो घटना थी, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि अमेरिका को किस प्रकार से आतंकी हमला झेलना पड़ा। भारत में भी, भारत की संसद में आतंकी हमले हुए। 26/11 की घटना कौन भूल सकता है, मुंबई की, लिखा भी है यहाँ पर, जो कि मुंबई में हुआ। ऐसे में तालिबान, अलकायदा, LET, JEM, JUD जैसी जो आतंकी ग्रुप हैं, इनके खिलाफ कुछ ना कुछ करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को कुछ ना कुछ इनके बारे में सोचना होगा। और पूरे विश्व में जब जब हम आतंकवाद की बात करते हैं तो हमारे सामने एक ही नाम आता है, कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान अपनी मिट्टी और POK से संचालित होने वाले सभी आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करना होगा इसके लिए, क्योंकि जब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आतंकवाद के खिलाफ एकजुट नहीं होगा तब तक ये समस्या बनी ही रहेगी। आप क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान में आतंकी हमले नहीं हो रहे? पाकिस्तान में भी आतंकी हमले हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आतंकवादियों को मजबूती प्रदान कर रहा है, आतंकवादियों को हथियार प्रदान कर रहा है। सभी आतंकवादी मानवता के खिलाफ अपराध कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास करना है तो आतंक जैसी समस्याओं को खत्म करना होगा, और इसके लिए कोई एक देश नहीं लड़ सकता। इसके लिए पूरे विश्व को एकजुट होकर लड़ाई करनी ही होगी। तो ये समस्या हो गई एक आतंकवाद की। और एक समस्या आज बहुत बड़े पैमाने पर उभर चुकी है, नार्को ट्रैफिकिंग की समस्या, यानी कि ड्रग्स की जो तस्करी हो रही है। तो नार्कोटिक ड्रग्स तस्करी जो है, ये विश्व की सुरक्षा के लिए आज गंभीर खतरा हो चुका है। आज का युवा, देखिए, युवा किसी देश के लिए पता क्या होता है? स्वर्ण होता है, वो उस देश का धन है। लेकिन अगर वही युवा ड्रग्स की लत लेकर नाली में पड़ा हो, रोड के किनारे पड़ा हो, तो उस देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी? तो युवा अगर पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रहा है तभी तो वो देश आगे बढ़ेगा, लेकिन वही युवा अगर निगेटिव वे में आगे बढ़ रहा है तो देश कैसे आगे बढ़ पाएगा? तो आज एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भारी मात्रा में जो नशीले पदार्थों का उत्पादन हो रहा है, आपूर्ति हो रही है और बेचा जा रहा है, ऐसे में विश्व की बड़ी आबादी को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में यूएनओ क्या करे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या करे, इस समस्या को कैसे खत्म करे? और जो ये ड्रग्स की तस्करी हो रही है, ये गरीब देशों में सबसे ज़्यादा है। और इसके जो सबसे बड़े 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जो कि पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान हैं, जिसे गोल्डन ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये दोनों क्षेत्र ड्रग की आपूर्ति के, सभी राज्यों को ड्रग्स की आपूर्ति करते हैं और राजनीति, इकोनॉमी और संस्कृति यानी कल्चर को प्रभावित करते हैं। आप खुद समझ सकते हैं, पंजाब जैसे क्षेत्र हमारे जो कि ड्रग्स के मारे हुए हैं। आज बड़े बड़े महानगरों में ड्रग्स किस प्रकार से युवाओं को खोखला कर रहा है और आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ा रहा है। मादक पदार्थों की तस्करी एक अवैध व्यापार है। अगर आप मादक पदार्थों की खेती कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं, ये सब अवैध व्यापार है। और इसके लिए कानून बनाया गया, मद्य निषेध कानून। लेकिन जैसे कि
भ्रष्टाचार इन कानूनों को अमल होने नहीं देता। आज पूरे विश्व में हेरोइन का बाजार इतना बड़ा हो गया है कि लाखों उपभोक्ता हैं, हर साल सैकड़ों टन हेरोइन जब्त की जाती है, तब भी इतनी सारी हेरोइन कहाँ से, म्यांमार, लाओस के क्षेत्रों से एक सीमा से दूसरी सीमा में आती जाती रहती है। अफगानिस्तान दक्षिण एशिया में अफीम का बहुत बड़ा उत्पादक है। हेरोइन और मार्फिन की बड़ी मात्रा में दुनिया भर में अफगानिस्तान और पड़ोसी देशों के माध्यम से दूसरे क्षेत्रों में डिमांड होती रहती है। बाल्कन मार्ग, इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान, तुर्की, ग्रीस, बुल्गारिया, पश्चिमी यूरोप तक ये ड्रग्स का सामान जाता है। अगर आप हेरोइन का बाजार उत्पादन देखेंगे तो ये कई अरब डॉलर का है। आज पूरे विश्व में अफीम उपयोगकर्ता बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया भर में कोकीन का सेवन लाखों लोग कर रहे हैं। उत्तर अमेरिका और यूरोप में तो कोकीन की प्रमुख खपत है, जिन्हें हम विकसित देश कहते हैं। उत्तर अमेरिका के बाजार कोकीन का आमतौर पर कोलंबिया, मैक्सिको और मध्य अमेरिका तक समुद्र, वायु और भूमि मार्ग तक पहुंचाया जा रहा है, और लोग इसके लिए कितना जोखिम ले रहे हैं। कोलंबिया कोकीन का मुख्य स्रोत है। बोलाविया और पेरू ऐसे देश हैं जहां कोका पौधों की खेती की जाती है। बताइए, लोगों को बर्बाद करने के लिए ये खेती की जा रही है। तो ये नार्को ट्रैफिकिंग की समस्या, इसने पूरे विश्व को आज क्या कर दिया है, झकझोर दिया है। और इसके लिए पूरे विश्व को क्या करना होगा, एकजुट होना होगा, लोगों को इसके लिए जागरूक होना होगा, और इसका एक ही माध्यम होगा, शिक्षा। अगर हम खरीदेंगे नहीं तो बेचेंगे कैसे? तो सब लोग खरीदना बंद कर देंगे, अपने आप ही बंद हो जाएगी। अगली समस्या है बढ़ते हुए निर्जातीय संघर्ष। आज हर देश में दंगे फसाद हो रहे हैं, हर देश में निर्जातीय समस्याएं हैं। कहीं गोरे काले के आधार पर भेदभाव है, तो कहीं पर किसी क्षेत्र को लेकर भेदभाव है, कहीं पर कुछ लोग उस देश से आज़ाद होना चाहते हैं इसलिए लड़ाई झगड़े हैं, कहीं पर धर्म को लेकर लड़ाई झगड़े हैं। जैसे कि श्रीलंका में तमिलों को लेकर लड़ाई झगड़ा है। आर्मेनिया और अजरबैजान में आए दिन आर्मेनियाई लोगों को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। यूगोस्लाविया में खूनी निर्जातीय संघर्ष कौन नहीं जानता। इसी प्रकार से इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष कौन नहीं जानता। अंगोला, साइप्रस, सोमालिया, इथोपिया, अल्जीरिया जैसे जो देश हैं, यहाँ पर इतने पैमाने पर खूनी संघर्ष हुए हैं कि जितने लोग युद्ध में नहीं मारे गए ना, उससे ज़्यादा लोग गृह युद्धों में मारे गए हैं। तो आज जो लोगों के अंदर सहनशीलता की भावना खत्म हो रही है, लोग जातिगत भेदभाव कर रहे हैं, हमारे देश में धार्मिक भेदभाव कर रहे हैं, ऐसे विश्व में नस्लीय भेदभाव चल रहा है। इन संघर्षों को समाप्त करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ सकें। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नया मुद्दा आया है, पर्यावरण का मुद्दा। जिस हिसाब से विश्व बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, उसी हिसाब से हमारी प्रकृति नष्ट होती जा रही है। ऐसे में ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो समस्याएं हैं, इसने कहीं ना कहीं विश्व को प्रभावित किया है, और इसे हल करने के लिए भी पूरे विश्व की सहयोग की ज़रूरत है। जैसे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम वही बात कर रहे हैं कि विश्व में घटने वाली एक घटना पूरे विश्व को कैसे प्रभावित कर रही है। आगे चैप्टर में लास्ट पैराग्राफ दिया गया है वैश्विक शांति के लिए कार्यसूची। तो पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद ये पैराग्राफ अपने आप खत्म हो जाता है कि आज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हर एक व्यक्ति शांति स्थापित करने की बात करता है, पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, सतत विकास यानी कि आने वाली पीढ़ियों के विकास की बात कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक समाज और मानव अधिकारों की बात कर रहा है। विश्व के तापमान को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर संधियाँ की जा रही हैं और कानूनों को भी लाया जा रहा है। युद्ध के खिलाफ शांति के पक्ष में आवाज़ उठाई जा रही है और हथियारों की होड़ को समाप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ पूरे विश्व को शांति का पाठ पढ़ाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं आज इसलिए हर एक देश जागरूक भी हुए हैं। इंटरनेशनल लेवल पर आज नई नई प्रणालियाँ उभर रही हैं। आज आतंकवाद की इंटरनेशनल लेवल पर निंदा की जा रही है, और हर एक देश आतंकवाद के दुष्परिणामों को झेल रहा है और उसे ख़त्म करने के लिए अपनी आवाज़ भी उठा रहा है। आज की अगर हम बात करें तो आज परमाणु मुक्त विश्व बनना चाहिए। सैन्यकरण नहीं होना चाहिए। जितना खर्चा लोग सेना पर कर रहे हैं, उससे ज़्यादा खर्चा अगर वो शिक्षा और गरीबों के लिए करें तो पूरा विश्व आज विकसित हो जाएगा। विध्रुवीकरण यानी कि शक्ति किसी एक देश के पास ना हो, पूरे विश्व के पास हो, और पूरे विश्व का विकास हो और पूरे विश्व में डेमोक्रेसी हो। यही आज शांति की सूची है, और इसी के आधार पर हम पूरे विश्व में शांति स्थापित कर सकते हैं। आगे चैप्टर का एक निष्कर्ष दिया है। आई होप सो अगर इस चैप्टर से कोई प्रश्न बनता है तो आप इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हैं। ये निष्कर्ष जो है, सारांश जो है, पूरे चैप्टर के बारे में बता रहा है। वीडियो समझ में आई या नहीं आई कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे सेकंड चैप्टर में।